हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करने वाले हैं, साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसके मीनिंग को भी हम समझते हुए चलेंगे और पूरा का पूरा पैराग्राफ से जो मीनिंग निकल करके आएगा उसको भी हम समझते हुए चलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी-कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, वे समय के साथ-साथ बदली हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान-प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति-रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप लिया है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा के क्षेत्र के बीच अंतः संबंध को के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण आरंभ करें। ठीक है, भाषा के क्षेत्र के बीच अंतः संबंध, ठीक है, भाषा और क्षेत्र इन दोनों के बीच अंतः संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में है। ठीक है, दक्षिण, जैसे अगर ये पूरा इंडिया है, ठीक है, जैसे ये इंडिया है, हाँ, इस तरह से, तो दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, तो लगभग इस आसपास क्या है, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है महोदयपुरम। ठीक है, हम सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। ठीक है, साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, हीरा और मूंगा जो है किसकी ओर संकेत करता है, यहाँ संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। इसमें लिखा है अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है।
ठीक है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा अ, आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकाला जाता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। ठीक है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का राजस्थान है राजपूताना कहते थे। ठीक है। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज, जिसको हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, जो दिल्ली में शासन कर रहा था तोमर के बाद चौहान वंश में। ठीक है। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण और भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी-कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा करने के लिए आपस में लड़ते थे, कहीं-कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान भी करना होता था। ठीक है। इस तरह की चीजें भी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, टॉपिक जो है नेक्स्ट है वो है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। इस टॉपिक के अंतर्गत लिखा है, यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। ठीक है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी।
ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कि कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए, यानी कि बदलाव आया। ठीक है, और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो रहा था और हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला, एक राजस्थान के राज दरबारों में और दूसरा लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। ठीक है, अब ये शास्त्रीय नृत्य क्या है? ठीक है, इस पे एक बॉक्स दिया गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं? तो दोस्तों, क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय संगीत कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अधिक कौशल की आवश्यकता होती है? ठीक है, ये सब जो विषय है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम किसी भी नृत्य को या फिर गीत को हम लोग शास्त्रीय कैसे मानते हैं? ठीक है, तो इस पर भी विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होती है। मतलब क्या इसलिए हम इसे शास्त्रीय मानते हैं क्योंकि इसे करने के लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और इनमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यदि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं। पहला तो भारतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा ओडिसी और चौथा कुचिपुड़ी और मणिपुरी। ठीक है, ये कुछ ऐसे नृत्य हैं जिनको शास्त्रीय माना जाता है। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथकली है केरल का, ओडिसी है ओडिशा का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का और मणिपुरी है मणिपुर का। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्र की परंपरा। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, वह थी लघु चित्र की परंपरा। अब ये लघु चित्र क्या है? लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे।
इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, ठीक है, मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बार बार जारी रहा। ठीक है, इस तरह की बातें भी रही। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों पर पलायन कर गए और उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। तो जो जन साधारण थे वे भी कभी कभी बर्तनों पे, दीवारों पे, कपड़ों पे, फर्श पे कलाकृतियां चित्रित करते थे, लेकिन ये कला के जो नमूने हैं वो बच नहीं पाए। लेकिन जो राजमहलों में चित्रित किए जाते थे उनको सावधानी पूर्वक रखा जाता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये वर्षों तक सही सलामत बचे रहे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो है बंगाल, नजदीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। बंगाल में एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हम पढ़ेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी कि बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक यानी कि ईसा पूर्व या फिर प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग में। ठीक है, तो प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व
ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दियों से बंगाल और मगध यानी कि दक्षिणी बिहार को मगध कहा जाता है। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का ही प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तान का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस समय के पश्चिमी भाग में बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी तथा यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। ठीक है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको दिया गया, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर, इसके बारे में एक बॉक्स दिया गया है आपको। यहाँ लिखा है, नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई है जिनमें यह इंगित किया गया है कि उसकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, इसलिए उसका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर, ये पीर और मंदिर क्या थे, इसके बारे में ये लिखा है दोस्तों। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय कृषि करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की।
अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बिहार से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये लोग सुख सुविधाओं तथा आश्वासन ये लोग ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं अदा करते थे। कभी-कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से ये लोग इन्हें पीर कहा करते थे। ठीक है, पीर कहा जाता था इनको। इन पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। ठीक है, इन सभी को पीर की श्रेणी में रखा जाता था। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में स्वतंत्र पाई जाती है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है अध्याय 2 और 5 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति या फिर भक्ति भाव को प्रदर्शन करना चाहते थे। ठीक है, बंगाल में साधारण ईंटों एवं मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी कि तेली, कंसारी यानी घंटा धातु के कारीगर आदि के पहले इसको मिटा लेते हैं। निम्न सामाजिक समूहों जैसे तेली, कंसारी यानी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में रहते थे, उनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो वे प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी 2 छतों वाली या चौचाला यानी 4 छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। ठीक है, मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बंकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पे आप कुछ चित्र देख सकते हैं। ठीक है, इसमें चित्र 11 के बाएं ओर आपको 2 चाला छप्परदार झोपड़ी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे, और चित्र 12 के दाएं ओर आपको जो दिखाई दे रहा है वो है चौचाला मंदिर, चौचाला मंदिर यानी 4 छप्पर वाली झोपड़ी। ठीक है, यही है आपका चित्र नंबर 11, 12। तो यहाँ आपने देखा। अब ये चित्र नंबर 13 है। ठीक है, यहाँ है गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी पर, पक्की मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर की। ठीक है, बाहर से देखिए किस तरह से इसमें सजावट किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों यहाँ पे दिया गया है मछली एक भोजन के रूप में। आप अभी भी कोलकाता चले जाइए तो यहाँ पे आज भी आपको
जिस भी होटल में आप बैठिएगा आपको वहाँ पे मछली उपलब्ध होगा, ठीक है। तो वही देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दिनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी है उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार में ले जाते हुए दर्शाया गया है। इनकी भी चित्रकारियाँ की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र 14। देखिए यहाँ पे किस तरह से साफ कर रहा है। यहाँ पे ये आपको मछली दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कितनी सुंदर चित्रकारी है। यहाँ देखिए ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, उसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछलियों को खाने की अनुमति दे देती है, ठीक है। इस तरह की चीजें भी है। यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय कब होता है वो देखिए। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, ठीक है। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगरेरियन, ठीक है, हंगेरियन जो राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दिया, ठीक है। अब इस तरह से दोस्तों हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया कि हर क्षेत्र में किस तरह से क्षेत्रीय संस्कृतियां डेवलप होती है और उसमें किसी भाषा का क्या रोल होता है, भाषा किस तरह से डेवलप होती है, ठीक है। और किसी क्षेत्र का जो संस्कृति होता है, ठीक है, उसका खान पान रहन सहन भाषा इन्हीं सब से डिसाइड होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण किस तरह से होता है पूरे के पूरे चैप्टर में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा और पूरा का पूरा टॉपिक आपने रीड किया होगा और आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर 9 क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो गया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे, ठीक है। दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के भी सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। साथ में प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन है जो जीएस या फिर करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही बढ़िया मैगजीन है, उसको भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियोस के माध्यम से उसको लाइन बाय लाइन रीड करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में और भी वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।